हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस वैसे बहुत इजी है। इसके कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने होते हैं, और अगर आपको वो चीज़ें याद है तो आप बहुत अच्छे से पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद डेफिनेशन। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली ट्री, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, देन नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो पेडिग्री है वो एनालाइज हम क्यों करते हैं? वो हम एनालाइज इसलिए करते हैं कि किसी भी फैमिली में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो चली आ रही हैं उसका पता करने के लिए। इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग, या ये ट्री बनाने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और हमें उस फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। तो ये सारे को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक ट्री बनाते हैं। उस ट्री की मदद से हम लोग कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं कि कौन से डिसेंडेंट से ये फैला हुआ है, और आगे जो चिल्ड्रंस हैं उनमें कितनों में कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि ये डिजीज़ या डिसऑर्डर जो है वो आ जाए। तो हम जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इसको सरसरी नज़र एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं। आपका मेल के लिए यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल है, वाइट कलर का स्क्वायर। फीमेल के लिए वाइट कलर का सर्कल। ये वाइट कलर अगर है तो यानी अनअफेक्टेड है, इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। अगर ये डिचेस्ड मेल या फीमेल है तो इसका मतलब होता है डेड। तो हम लोग ये सर्कल और ये स्क्वायर को एक लाइन से हम लोग काट देंगे। तो डिचेस्ड मेल एंड फीमेल मतलब उस फैमिली में थे, लेकिन अभी जब पेडिग्री एनालिसिस हुआ तब उसकी डेथ हो गई, उसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन प्रोपोजिटर्स का मतलब होता है कि कोई भी पेडिग्री एनालिसिस करते समय हम सबसे पहला मेंबर लेते हैं, तो वो जो फर्स्ट मेंबर होता है या पहला आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रोपोजिटर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर दो आपको ब्लैक एक स्क्वायर दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। अगर मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी डिजीज है तो हम लोग उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेल हुआ तो ब्लैक स्क्वायर, और फीमेल हुई तो ब्लैक सर्कल। अगर फीमेल कैरियर है, मतलब है तो नॉर्मल, लेकिन उसमें वो डिजीज है, डिजीज के क्रोमोसोम्स है तो वो कैरी कर रही है, तो हम लोग व्हाइट सर्कल के अंदर एक ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, क्योंकि फीमेल हेल्दी है तो कई सारे पेडिग्री एनालिसिस में ये जो है ये आपको पूरा जैसे नॉर्मल फीमेल रहती है व्हाइट सर्कल वैसे भी देता है, बट इट डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का कि सेक्स अगर स्पेसिफाइड ना हो तो, अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है तो आप डायमंड शेप का हम लोग बनाते हैं। अगर एबॉर्शन या स्टिल बर्थ या सेक्स अनस्पेसिफाइड हो तो इस वाले सिंबल का भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन मैटिंग या मैरिज के लिए हम लोग लाइन का रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हम लोग देखें तो यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल, इनकी मैरिज को दिखा रहा है ये लाइन। ओके, अगर यही मैरिज जो है आपकी कजन्स के बीच में हुआ तो उसको कंसेंजेनियस मैटिंग बोलते हैं, और इन द रिलेशनशिप हम लोग इसको फिर इस तरीके की मैरिज को डबल लाइन से शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में कैसा रिलेशनशिप बताते हैं। फर्स्ट जनरेशन के लिए जैसे हम लोग जब भी पेडिग्री बनाना शुरू करते हैं, हमने बनाया एक स्क्वायर और एक सर्कल, और इस लाइन से दोनों की मैरिज बताई, ये हम फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं। अब इनके जो बच्चे होंगे उनको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और उनकी एज वाइज पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी बच्चे होंगे उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो सेकेंड जनरेशन है इसको फिर से हम लोग एक रोमन न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर कोई जनरेशन होगी तो वो थर्ड जनरेशन होगी। तो इस तरीके से पेडिग्री बनाया जाता है। दूसरी दो चीज़ें और हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए हम इस तरीके का साइन, इस तरीके का जॉइंट डालते हैं, ना कि इस तरीके का। ठीक, देन दूसरा, ये अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो ये ट्विंस के लिए ये वाला मार्क तो डालते हैं, साथ में हम लोग इस तरीके से एक लाइन जो है दोनों में
लगाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्विन्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं। देन कमिंग टू द इनहेरिटेंस ऑफ द डिसऑर्डर, ये 6 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं ऑल एंड ऑल। इसको मैंने इस फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की है। आप लोग ने अगर ये याद कर लिया तो आपको 30% पेडिग्री एनालिसिस याद हो जाएगा। ओके, तो आप पहले 3 मेजर पेडिग्री एनालिसिस के इनहेरिटेंस देखिए। कोई भी डिसऑर्डर या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होगा या फिर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में होगा, और अगर दोनों में नहीं होगा तो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर में जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम है उसमें भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 तरीके का डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस मानते हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ओके, तो पहले ऑटोसोमल इनहेरिटेंस देखते हैं। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में क्या होता है, क्योंकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 होते हैं। ओके, दोनों एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर डोमिनेंट इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपका डोमिनेंट होगा, ओके, या फिर आपका रिसेसिव होगा। ओके, अगर रिसेसिव जीन में डिसऑर्डर है, ऐसा जीन जो रिसेसिव है उसमें डिसऑर्डर है, तो डिजीज होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जीन में डिफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो वो रिसेसिव हो जाएगा। देन ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक में भी हुआ, अगर ये एक भी प्रेजेंट हुआ तो भी वो डिसऑर्डर जो है वो दिखाई दे जाएगा। ठीक, दूसरा अगर आप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखें तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में 2 तरीके के जीन्स होते हैं, हम लोग सबको पता है, एक्स एंड वाई जीन। एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहलाता है। ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उसके बाद वाई लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता है, क्योंकि वाई एक लौता जीन है और होलैंड्रिक क्रोमोसोम है, और वाई केवल और केवल मेल्स में मिलता है। इसीलिए अगर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है तो ये हमेशा फादर से सन को जाएगा। It will always go through son from his father। ठीक, वैसे ही इसके जस्ट ऑपोजिट आ जाइए माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस क्या बताता है, ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर से आता है, और हम सबको पता है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जो है एग के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज होता है, और जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं वो सिर्फ एग के होते हैं। ठीक, तो क्योंकि साइटोप्लाज्मिक फैक्टर एग के हैं, एग कहाँ से आता है, मदर से। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल कोई डिसऑर्डर है तो वो डिसऑर्डर केवल और केवल कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास इतने टाइप के इनहेरिटेंस है। अब एक एक करके इनहेरिटेंस देखते हैं, उसकी डिटेल्स और कैसे पहचाने, पेडिग्री एनालिसिस के समय वो कैसे दिखाई देता है, ये जरूरी है। पहला हम लोग ले लेते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ये जो हम देख रहे हैं वो है रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और रिसेसिव है तो ऑटोसोमल में जरूरी है कि आपको मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड होंगे। ये आप 3rd पॉइंट पहले देखिए कि विद द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली लाइकली टू बी इफेक्टेड। ठीक, दूसरा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आर टिपिकली स्कीप अ जनरेशन। स्कीप अ जनरेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ये पेडिग्री देखिए तो ये जनरेशन नंबर 1 है, इसके नीचे जो भी लाइन होगी वो जनरेशन नंबर 2 सेकेंड जनरेशन, और ये जो है जनरेशन नंबर 3। ओके, नाउ जो स्कीप ऑफ जनरेशन है वो ये है कि अगर फर्स्ट जनरेशन में ये डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है तो आपको सेकेंड जनरेशन में हो सकता है ये डिसऑर्डर ना दिखाई दे, और फिर 3rd जनरेशन में वापस से ये डिसऑर्डर दिखाई दे। तो एक एक जनरेशन जो है उसमें वो हाइड हो रहा है। अगर हाइड हो रहा है इसका मतलब है कि ये एक रिसेसिव तरीके का डिसऑर्डर है। दूसरा है रिसेसिव डिसऑर्डर अगर है तो उसको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर फादर और मदर यानी जो पेरेंट्स हैं अगर दोनों के दोनों क्या हो, कैरियर्स हो, इफ फादर एंड मदर बोथ आर कैरियर्स, तो उनमें ये डिसऑर्डर नहीं दिखाई देगा क्योंकि रिसेसिव है।
रेसेसिव में डिसऑर्डर देखने के लिए आपको दोनों जीन में क्या चाहिए, डिफेक्ट चाहिए। ओके, वो डिफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैरियर जो पेरेंट्स होंगे उनमें ये दिखाई नहीं देगा, ठीक। लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग में है वो आने की संभावना है। ऑफस्प्रिंग कैन एक्सप्रेस द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये तीनों चीजें फुलफिल होती है। एक तो स्कीप ऑफ जनरेशन हम लोग ने अभी भी देखा, पहले जनरेशन में ये डिजीज है फादर को, दूसरे जनरेशन में इसके 3 बच्चे हैं और तीनों में ये डिसऑर्डर नहीं है। फिर ये जो इसका सन है इसकी शादी होती है और थर्ड जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि 2 लड़कियां हैं जिसमें एक में ये डिसऑर्डर आ गया है, यानी स्कीप ऑफ जनरेशन दिख रहा है। सेकेंड है, हम लोगों को देखना है कि अगर रेसेसिव है, अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर है तो पेरेंट्स में नहीं आया है लेकिन उनके बच्चों में इफेक्ट आ सकता है। तो ये वाला आप देखिए, दोनों पेरेंट्स में कोई डिजीज नहीं है लेकिन उनके बच्चों में दिखाई दे रही है। ये रेसेसिव का बहुत पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन दिखता है यानी वो डिसऑर्डर शॉर्ट रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, नाउ अब तीसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो था कि आपको मेल में भी दिखाई दे रहा है और फीमेल में भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप एक जो पेरेंट देखेंगे, ये पेरेंट जो है ये मेल पेरेंट है और उसका जो आया है डिजीज थर्ड जनरेशन में ये फीमेल में आया है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए मेल और फीमेल दोनों में ये डिजीज आई है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर इस तरीके से पहचाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर की खासियत है कि वो हर एक जनरेशन में दिखाई देगा। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर डू नॉट स्कीप द जनरेशन, इसमें जनरेशन स्कीप नहीं होता है, ठीक है। और अगर पेरेंट इफेक्टेड है तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी इफेक्टेड होगा, ठीक। इसमें आपको वो वाली कंडीशन नहीं मिलेगी जैसे हम लोग रेसेसिव में देख रहे थे कि दोनों पेरेंट कैरियर हैं, उनमें आपको डिजीज दिखाई नहीं दे रही लेकिन बच्चों में दिखाई दे रही, ठीक। ये वाला जो है आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। देन नेक्स्ट है वन पेरेंट मस्ट हैव अ डिसऑर्डर फॉर इट्स ऑफस्प्रिंग टू बी इफेक्टेड, ठीक, सेम थिंग। Then both the male and females are equally likely to be affected, so it is an autosomal disorder. तो जैसा ऑटोसोमल डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपको मेल में भी डिसऑर्डर दिखाई देगा और फीमेल में भी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक। हम लोग देखते हैं, देखिए दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन पेडिग्री, देन इसका ये थर्ड जनरेशन, ठीक। नाउ अब देखिए यहाँ पर मेल को ये डिसऑर्डर है, ठीक, और यहाँ पर ये डिसऑर्डर आया है फीमेल में, ऑटोसोमल ऑब्वियसली, ठीक। देन यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर जो फीमेल है उसमें आया है और मेल और फीमेल दोनों में इसका इफेक्ट हुआ, ओके। क्योंकि फीमेल से जो एक डिफेक्टिव एक्स होता है वो यहाँ पर आया होगा और शुड आई से एक डिफेक्टिव जो क्रोमोसोम है वो उसकी वजह से ये आया होगा। अब क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पर स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं दिख रहा है, तो ये शॉर्टली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ओके। नाउ नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर पहचानने का तरीका। देखो डोमिनेंट और रेसेसिव में डिफरेंस तो सेम रहेगा, जैसे आपने वहां पर भी देखा था ऑटोसोमल में डोमिनेंस है या रेसेसिव है। अगर रेसेसिव है तो पेरेंट में भले ही ना देखे, आपका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डिसऑर्डर दिखाई दे जाता है, और अगर डोमिनेंट है तो आपका पेरेंट में भी दिखाई देगा और ऑफस्प्रिंग में भी दिखाई देगा। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कैसे पता चलेगा, ठीक। एक्स लिंक्ड अगर रेसेसिव है तो एक बात याद रखिए कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है XX होता है और मेल में XY होता है। ये जो Y क्रोमोसोम है ये होलेंड्रिक क्रोमोसोम है और इसमें जनरली सारे जीन्स नहीं होते, बहुत फ्यू जीन्स होते हैं, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपको एक दूसरी कॉपी जीन की नहीं मिलेगी, ठीक। तो अगर मेल है और उसमें एक X में भी डिसऑर्डर आ जाता है तो वो डिजीज शो करेगा, ठीक। और अगर फीमेल है और उसमें एक X में डिसऑर्डर आता है तो वो एज अ कैरियर बिहेव करती है और नॉर्मल होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर X लिंक्ड है तो X लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या होता है,
मेल्स में डिसऑर्डर ज्यादा आने की संभावनाएं होती है फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, ठीक। और इफेक्टेड सन जो है जनरली अनइफेक्टेड मदर जो है उसकी हो सकती है। अनइफेक्टेड मदर इन द केस मदर कैरियर तो है लेकिन उसके एक एक्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो सन में जो है वो डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, ठीक। फादर भी अगर डिफेक्टिव हो, यानी फादर में जो एक्स जीन है, उस एक्स लिंक्ड जीन है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो तो डेफिनेटली सारे के सारे जो है डॉटर में वो डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक। अगर मदर भी इफेक्टेड हो तब इस केस में, ठीक। यानी फादर अगर डिफेक्टिव हो और मदर इफेक्टेड हो या फिर कैरियर हो तो डॉटर में वो इफेक्ट जरूर आता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि द डिसऑर्डर is also never passed from the father to the son. फादर जो है अपने सन को Y क्रोमोसोम देता है, ओके, ना कि X क्रोमोसोम। तो डिसऑर्डर तो आपका X लिंक्ड है, ठीक, हम लोग X लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो Y क्रोमोसोम सन में जाता है फादर से, अगर फादर को डिफेक्ट नहीं है तो सन में कभी भी वो डिफेक्ट जो है वो पास ऑन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है ओनली फीमेल कैन बी कैरियर for the disorder. X-linked recessive disorder is also typically skip a generation, ठीक। recessive disorder है तो obviously आपको जनरेशन में skip दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग एक नज़र में देखते हैं तो हमको कोई जनरेशन में skip दिखाई नहीं देगा, लेकिन there is a catch, ओके। हम लोगों को 1 by 1 देखना चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर X-linked recessive, ठीक। हम मानते हैं कि अगर ये रेसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पर फीमेल ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? आपके पास 2 क्रोमोसोम है और दोनों जो है इसमें कोई रेसेसिव डिसऑर्डर है, ओके। और यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो ये अगर एक्स लिंक्ड है, ठीक, तो फादर जो है बिल्कुल इस तरीके का होगा, क्योंकि फादर में अगर हम एक भी ए बनाते हैं या कोई रेसेसिव डिसऑर्डर वाला जीन डालते हैं तो फादर में इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर फादर में कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो मस्ट भी फादर में इस तरीके की कंडीशन है ना। इनके जो 4 बच्चे हैं 1 2 3 4, ठीक, सिर्फ इतना देखिए। तो इनके जो 4 बच्चे हैं इसमें से 2 लड़कों में आया है और हमने देखा है कि एक्स लिंक्ड अगर मदर इफेक्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक्स जो है ये y के साथ जाकर मिलेगा और x a y इस तरीके की कंडीशन बनेगी। यहाँ पर भी थर्ड वाले में भी x a y वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि ये दोनों जो है ये डिजीज वाले हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी जो शादी है ये होती है टोटल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर वाले से अगर, ठीक है, इसमें क्योंकि फीमेल को पूरा डिजीज बताया है तो ये कंडीशन में ही एक्स कंडीशन में ये पूरी डिजीज होगी। तो जब हम लोग यहाँ ए ये तीनों डिफेक्टिव जीन ही हैं तो ऑब्वियसली सारे जो बच्चे हैं वो डिफेक्टिव जीन लेकर ही पैदा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो पेडिग्री देखते समय हमको एक चीज नहीं देखनी होती है, हमको बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब अगर हम इनकी फैमिली देखें तो यहाँ पर स्कीप ऑफ जनरेशन में मिल रहा है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिला, मदर जो है इफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में 2 सन इफेक्टेड है, ठीक, लेकिन ये इफेक्टेड नहीं है, आपकी जो डॉटर है वो इफेक्टेड नहीं है। तो हम मानते हैं कि डॉटर में सेकेंड जनरेशन में ये नहीं आया, ठीक, और थर्ड जनरेशन में फिर से ये दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपको एक स्कीप ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो है प्योरली एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है ये फादर से डॉटर में आता है, ठीक है, इफेक्टेड फादर से उनके सारे डॉटर में आता है बट सन में नहीं आता, ठीक। और दूसरा है इट डज नॉट स्कीप अ जनरेशन and if the mother is affected she has a 50% chance to pass it on to her offspring. X-linked dominant में
चीपली आप लोगों को देखना है कि इसमें इसकी कोई जनरेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में मिला, ये सेकेंड जनरेशन में भी मिला, ठीक, और फिर ये और इनकी जो डॉटर्स है ये दो थर्ड जनरेशन में भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन है। एक्स लिंक्ड कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फीमेल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फीमेल डिसऑर्डर है, एक्स यहाँ पर था, ठीक। हम मान के चलते हैं अगर एक्स लिंक्ड है तो यहाँ पर भी आपको क्योंकि डोमिनेंट है तो यहाँ पर अगर एक एक्स आया होगा मेल, हम लोग यहाँ पर सही वाला लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग फीमेल को डोमिनेंट है तो ए की कंडीशन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर एक ए भी आपको मिल जाता है तो ये भी आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि फीमेल से एक्स ए मिल रहा है और मेल से वाई मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर भी जो दो फीमेल में आया तो हमारी एक कंडीशन थी कि डॉटर्स में पास आउट होता है ये ज़्यादातर, ठीक है। तो इनका इसके पास क्योंकि सब डिफेक्टिव है, ठीक, यानी एक्स जो है इसका डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कंटेन कर रहा है, तो ये एक्स जो है यही आपका डॉटर बनाएगा। तो अगर आपकी फीमेल ठीक भी है विदाउट डिसऑर्डर तो भी इनके बच्चों में जो है इस तरीके की कंडीशन आएगी और दोनों जो है इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। तो दिस इज द डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। मेल्स में आने की संभावना इसमें कम हो जाती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, ये बहुत इजी है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मैन टू मैन पास होता है, फादर से उसके सन को पास होगा अगर फादर इफेक्टेड है तो, ओके। और जो यहाँ पर देखिए स्कीप ऑफ जनरेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 100% आपका अगर मेल है तो वाई जीन होगा, और वाई जीन अगर डिफेक्टिव है तो मेल में वो डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए तीनों जनरेशन में जितने भी मेल है उन सब में ये डिसऑर्डर आया है। ये मेल को आप नहीं देखेंगे क्योंकि ये मेल जो है वो मैरिज के बाद यहाँ पर इस फैमिली में आया, ठीक। नाउ लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में आप देखेंगे इसका जो इनहेरिटेंस है ये मदर से होता है, ठीक। तो मदर से ये इन्फेक्शन पास ऑन होगा, ये मेल में भी पास ऑन हो सकता है और फीमेल में भी पास ऑन हो सकता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं वो अंडे से ही आते हैं, ना कि स्पर्म से आते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक। तो चाहे मेल जाइगोट हो चाहे फीमेल जाइगोट हो, दोनों में अगर मदर में डिसऑर्डर है तो ये सब में आएगा, ठीक। अगर फादर में डिसऑर्डर है तो ये डिसऑर्डर बच्चों में जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं ये पेडिग्री है, ये जो है इस फादर में एक डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फादर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो जाइगोट में नहीं आता है, तो इसके दोनों बच्चों में ये डिसऑर्डर जो है पास ऑन नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मदर है इसको ये डिसऑर्डर है, अगर मदर को डिसऑर्डर है तो उसके सारे बच्चों में डिसऑर्डर आएगा। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इनहेरिटेंस पहचानना बहुत आसान है, ओके। और जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये दो डिसऑर्डर्स तो नहीं देता है, अगर ऑप्शन में होगा तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CSIR के क्वेश्चंस देखेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। आई होप कि आप लोगों को भी पेडिग्री एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलें। आई विल बी हैप्पी to answer each and every question of yours. Till then, stay positive and keep learning.